नमस्कार। देश की योजनाएं और नीतियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि देश की जनसंख्या कितनी है, यहाँ रहने वाले लोग किन हालात में जी रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास घर है या नहीं, वे क्या काम करते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। इन्हीं तमाम जानकारियों को जुटाने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है जनगणना। करीब 16 साल बाद देश में एक बार फिर जनगणना होने जा रही है। उत्तराखंड में इसके पहले चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव। आपसे हम जानेंगे कि जनगणना क्यों जरूरी है, किस तरह से तैयारियां इसकी की जानी हैं और क्या कुछ नया इस बार होने जा रहा है। इवा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल से ही शुरुआत करते हैं कि जनगणना क्या है और ये क्यों जरूरी है। जनगणना ऐसे सामान्य भाषा में हम कहें तो जनसंख्या की गणना है, लेकिन भारत की जनगणना में ये खास रहता है कि ये मात्र गणना नहीं रहती बल्कि सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन होता है किसी भी क्षेत्र की जनता का, चाहे वो तहसील के स्तर पे हो या ब्लॉक के स्तर पे हो, निगम पालिका वार्ड के स्तर पे हो या ग्राम के स्तर पे हो। तो एक पूरा सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन होता है। और अगर विश्व के इसको परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतना इसका विस्तार अधिक है और गहराई इतनी ज़्यादा है कि शायद ये एक बेजोड़ प्रशासनिक और सांख्यिक एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल कवायद है जो विश्व में एक तरीके से बेजोड़ है अपने आप में। बिल्कुल। और जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और कितनी चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होगी? ये इतनी वृहद प्रक्रिया है कि पहली बात तो ये 2 चरणों में पूरी होती है पूरे भारत में। पहला चरण होता है मकान सूचीकरण का और दूसरा होता है जनसंख्या की गणना का, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का। इन दोनों चरणों में भारत में कम से कम 30 लाख लोग हिस्सेदार होंगे, इस पूरे प्रोसेस की भागीदारी होगी उनकी। और हमारे राज्य में 30,000 लोग, यानी कि प्रथम चरण में भी 30,000 लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और द्वितीय चरण में भी 30,000 लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। जी, ये जो 30,000 लोगों की बात आप कर रहे हैं, ये कौन से लोग होंगे? और साथ ही जो पूरी प्रक्रिया है मकानों की गणना की और जनगणना की, इसमें कर्मचारियों को किस तरह से तैनात किया जाएगा, उनको किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा? पहले मैं इसका थोड़ा ढांचा बता दूं। सबसे हम जो इसका निम्न स्तर है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हम, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगी, तो पूरे प्रदेश को हम 30,000 ब्लॉक्स में बांटेंगे जी, जिनको हम एन्यूमरेशन ब्लॉक कहेंगे। एक ब्लॉक की जनसंख्या 800 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जो प्रोजेक्टेड जनसंख्या है। आज की जनसंख्या हमें नहीं पता, लेकिन प्रोजेक्टेड जनसंख्या 800 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि करीब 150 से 200 वहाँ पर घर होंगे। उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जब हमने इसमें एस्टिमेट किया तो 30,000 ब्लॉक्स उत्तराखंड में बनेंगे। हर ब्लॉक में एक एन्यूमरेटर होगा, यानी प्रगणक होगा, और हर 6 एन्यूमरेटर पर यानी 6 ब्लॉक्स पर एक सुपरवाइज़र होगा जिन्हें हम पर्यवेक्षक कहते हैं। ये सब काम करेंगे चार्ज अधिकारी के अंडर में। चार्ज अधिकारी तहसील के स्तर पे तहसीलदार होंगे। जहाँ पर तहसीलदार नहीं है वहाँ नायब तहसीलदार या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो तैनात होंगे। और उसके अलावा नगर पालिकाओं में जो वहाँ के ईओ होते हैं वो चार्ज ऑफिसर बनेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड में सीईओ चार्ज ऑफिसर बनेंगे। नगर निगम में भी जैसे सहायक नगर आयुक्त और ऐसे कई अधिकारी होते हैं, वो लोग चार्ज ऑफिसर बनेंगे। तो ये सब एन्यूमरेटर एंड सुपरवाइज़र इनकी तैनाती भी करेंगे और उनके कामों का अनुश्रवण निरंतर वो करते रहेंगे। अब चार्ज ऑफिसर के ऊपर, मतलब तहसील में तहसीलदार, बीडीओ, नायब तहसीलदार या कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब किन के अंडर काम करेंगे? तो ये जिले स्तर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के अंडर काम करेंगे, जिन्हें प्रमुख जनगणना अधिकारी का दर्जा है जी। और नगर निगम में जो नगर आयुक्त हैं, 11 नगर निगम है हमारे राज्य में और 13 जिले हैं, तो 11 जो नगर निगमों के आयुक्त हैं वो भी प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर यानी प्रमुख जनगणना अधिकारी हैं। तो उनके अंडर भी जो उनके सहायक नगर आयुक्त वगैरह हैं तो वो सब चार्ज ऑफिसर रहेंगे और फिर उनके नीचे जैसा मैंने बताया प्रगणक और सुपरवाइजर रहेंगे। तो ये पूरा ढांचा है और सबको कुछ ना कुछ अलग कार्य करना है। सभी के कार्य आवंटन अलग अलग किए गए हैं। किसी को किसी पोर्टल में काम करना है, किसी को किसी ऐप पे काम करना है। तो उसी प्रकार की सबकी ट्रेनिंग के इंतजाम करने हैं। जैसे प्रगणकों की ट्रेनिंग होगी 5 दिनों की, चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होगी 3 दिनों की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की 1 दिन की।
तो इस प्रकार से सभी की ट्रेनिंग और उनका कार्य आवंटन का कार्य देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और मकानों की गणना का काम जल्द शुरू होने वाला है, तो ये कब से शुरू होगा मकानों की गणना का कार्य, और कब से कब तक चलेगा? भारत सरकार द्वारा ये निर्देश रहते हैं कि अप्रैल से सितंबर के महीने में 6 महीने का वो एक विंडो देते हैं। उसमें किसी भी एक महीने में राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार मकानों की गणना करा सकती है। तो अभी राज्य सरकार से नोटिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन ये अप्रैल माह के किसी वक्त में ही ये संपन्न होगा हमारे राज्य में। जी, और किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे? लोगों को किस तरह की तैयारी अपने स्तर पर करनी चाहिए? ये पूरी जो मकान सूचीकरण की सारणी रहती है वो बहुत ही विस्तार वाली रहती है। इसमें 34 कॉलम्स होते हैं, जिनमें अगर पहले 2-3 कॉलम्स हटा दे जिसमें नाम और भवन संख्या ये सब हम कलेक्ट करेंगे, और बाकी में फिर मकानों की स्थिति होती है। जैसे मकान की छत कैसी है, किस चीज़ की बनी हुई है, फर्श कैसी है, किस चीज़ की बनी है, दीवारें कैसी हैं, किस चीज़ की बनी है। कहने का मतलब कि मकान कच्चा है, पक्का है, आधा कच्चा आधा पक्का है, इन सब चीज़ों का पूरा आकलन होता है। फिर उस मकान में पीने का पानी कहाँ से आता है, नल से आता है या कहीं बाहर से दूर से ले करके आते हैं। फिर बिजली कैसे आती है, शौचालय है नहीं है, और अगर है तो वो किस प्रकार का शौचालय है, इसकी गणना हो, इसका मूल्यांकन होता है। उसके अलावा किचन, रसोई घर, वो घर के अंदर है या उसी परिसर में बाहर है या है ही नहीं। फिर रसोई घर में खाना किस चीज़ से बन रहा है, ईंधन क्या यूज़ हो रहा है। फिर उस घर में कार है, जीप है, रेडियो है, टीवी है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, उसमें इंटरनेट है या नहीं है। फिर अनाज क्या प्रकार का खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, गेहूं खाते हैं, ज्वार बाजरा, ये सब सारे करीब 30-31 ये प्रश्न रहते हैं जो जब प्रगणक जाएंगे तो बताने होते हैं। और ये जो प्रश्न होंगे ये शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, दोनों में ही एक ही समान प्रश्न होंगे? बिल्कुल। और इसमें मैं बता दूं, हर वो स्ट्रक्चर जिसको जहाँ पर व्यक्ति अभी रहते हैं या रह सकते हैं उसकी गणना इसमें होती है। जब एन्यूमरेटर को कोई भी क्षेत्र अलॉट होता है तो वो सबसे पहले उनको एक गूगल मैप में हम वो क्षेत्र चिन्हित करके देंगे। फिर उस गूगल मैप के आधार पर और जो उन्होंने क्षेत्र को भ्रमण करके वो समझेंगे तो एक मैप बनाएंगे। उस मैप में उस क्षेत्र का एक एक कुआं, मंदिर, दुकान, सब कुछ वो जो भी निर्मित चीज़ है, कोई कंस्ट्रक्शन कोई है भी निर्मित चीज़ है वो वहाँ पर वो उसको दिखाएंगे। उस मैप में सबके अलग अलग सिंबल्स हैं, तो उस हिसाब से वो पूरा एक मैप बनाएंगे। तो यानी कि वो एक हर स्ट्रक्चर को विजिट करेंगे। किसी दुकान में हो सकता है नहीं रहते हो कोई, तो वो फिर आगे की गणना उसकी नहीं होगी कि उसकी छत क्या है। मतलब एक बार अगर पता चल गया कि वो आवासीय नहीं है तो फिर आगे के प्रश्न वहाँ नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन वो आवासीय है या सह आवासीय है, जैसे दुकान है ऊपर या पीछे लोग रहते हैं, तो फिर उसकी पूरी गणना होगी। जी, और इसके साथ ही स्वगणना भी है इस बार, और कई सारे डिजिटल टूल्स हैं, ऐप्स हैं जहां लोग खुद भी ये जानकारियां दे सकते हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। स्वगणना के लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है, काफ़ी क्रांतिकारी ये कदम है। इसमें एक पोर्टल है, स्वगणना का पोर्टल है, और ये जब मकान सूचीकरण प्रारंभ होगा और बाद में जब फरवरी माह 2027 में जनसंख्या की गणना होगी तो उससे 15 दिन पहले ये खुलेगा और 15 दिन के लिए ये खुला रहेगा। उसमें लोग अपना मोबाइल नंबर के साथ और अपना नाम करके वो OTP उनको एक मिलेगा और फिर वो उस पोर्टल में रजिस्टर हो जाएंगे। फिर वो पोर्टल में ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए जो प्रगणक पूछेंगे वो पूरे प्रश्न उनको वहाँ पर दिखाई देंगे और वो फिर अपनी स्वगणना उसमें करेंगे। जब करके वो उस डेटा को सबमिट करेंगे भरने के बाद, तो एक यूनिक ID वहाँ पर जनरेट होगा जिसमें उसमें उनको ये निर्देश रहेंगे कि आप इसको संभाल कर रखें, चाहे फ़ोन पे चाहे लिख करके। जब प्रगणक जब सेल्फ एन्यूमरेशन का यानी स्वगणना का समय समाप्त हो जाएगा तब शुरू होगा प्रगणकों के घर घर जाने का समय जी। तो जब प्रगणक जाएंगे तो उनका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, पहला प्रश्न वो यही पूछेंगे किसी भी घर में कि क्या आपने स्वगणना कर ली है जी। अगर कर ली है तो आपसे यूनिक ID मांगेंगे। जब आप यूनिक ID उनको देंगे तो ये दोनों लिंक्ड हैं। जो प्रगणक के पास ऐप है HLO ऐप, मकान सूचीकरण का ऐप,
और आपने जिस पे स्वगणना की है वो पोर्टल लिंक्ड है, आपके आईडी देते ही वो पूरा गणना का जो डेटा आंकड़ा भरा गया है वो उस ऐप में प्रगणक को सामने दिखने लग जाएगा। तो प्रगणक का काफ़ी समय बचेगा, जो वो एक एक चीज़ें पूछ करके करते तो उनको पहले से ही भरा हुआ डेटा मिल जाएगा। लेकिन प्रगणक को ये वेरीफाई करना होगा कि ये सारी चीज़ें सही बताई जा रही हैं। जब प्रगणक इस बात के सुनिश्चित कर लेंगे कि सारी चीज़ें सही बताई गई हैं तो उस डेटा को वो सबमिट करेंगे, तब जा करके आपका स्वगणना का डेटा फिर मेन जो आंकड़े बाद में आएंगे उनमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आईडी कोई नहीं बताते हैं, भूल जाते हैं, या स्वगणना किसी ने की है और जब गणना के समय आए हैं प्रगणक तो कोई और व्यक्ति मौजूद है घर के, तब फिर उस डेटा का फिर कोई लाभ नहीं होगा और आगे जा करके उसका कोई भी फिर कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये डेटा का दोहराव भी नहीं होना चाहिए, एक बार ही वो डेटा एंटर होना चाहिए, चाहे वो स्वगणना के जरिए हो और उनकी पुष्टि की जा सके। हाँ, वो तो होना ही है। जब तक आप अपनी आईडी बताएंगे तब तक वो स्वगणना का डेटा ऐप में आएगा नहीं। और एक बार अगर उस मकान का डेटा आ गया तो वो दोबारा फिर उसमें। ये ऐप कौन सा होगा? स्वगणना के लिए एक पोर्टल है, वेबसाइट पे जाकर के कंप्यूटर या लैपटॉप से या फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। और प्रगणक जो कार्य करेंगे वो ऐप पे करेंगे, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ठीक है। और यहाँ एक सवाल ये भी आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक जगह उसका मकान है और वो किसी और शहर में कार्य के लिए रह रहा है, या बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक से अधिक मकान है, तो यहाँ पर किस तरह से ये डाटा कैसे प्रोसेस किया जाएगा? ये जब जनसंख्या की गणना होगी, जो दूसरा चरण होता है, उसमें ये पूछा जाता है, जिसमें अगर आपसे पहले पूछेंगे कि ये मकान आपका है या किराए का है, इतना ही पूछते हैं। तो अगर आपने कहा अपना तो वो नंबर 1 टिक होता है। लेकिन अगर आपने ये कहा कि ये मकान तो किराए का है लेकिन भारत के किसी हिस्से में मेरा अपना एक मकान है, तब वो 2 उसमें एंटर करते हैं, 2 नंबर एंटर करते हैं। और अगर किराए का है तो 3 नंबर एंटर करते हैं। और अगर अन्य कोई सरकारी आवास में है या कोई ऐसी बात है तो वो एनी अदर 4 नंबर पे एंटर हो जाता है। जी, तो इस तरह से किसी के पास लेकिन अगर एक से अधिक मकान है तो उसमें इसका कोई गणना का कोई गणना नहीं हो सकती, वो नहीं हम जानकारी हासिल कर सकते इसमें। ठीक है। और जो ये मकानों की गणना है, क्या इसमें इस तरह के भी सवाल होंगे कि इसका स्वामित्व किसके पास है, स्त्री के पास है या पुरुष के पास है, या इंटरनेट तक की पहुंच है या नहीं है? इंटरनेट की पहुंच तो उसका तो है कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एक्सेस करते हैं या स्मार्टफोन पे एक्सेस करते हैं, वो एक प्रश्न है। लेकिन स्वामित्व ये पता रहेगा कि वो घर उनका अपना है, लेकिन वो किस व्यक्ति के नाम का घर है ये जनगणना में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं इकट्ठा किया जाता। और जिन लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो वो स्वगणना नहीं कर सकते हैं, फिर उनको प्रगणक के साथ ही। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम जनगणना की बात करें जो अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित है, इसके लिए किस तरह से तैयारी की जा रही है, ये कब से कब तक होगा और यहाँ पर किस तरह के सवाल आएंगे? इसकी भी तैयारी जैसे अभी मकान सूचीकरण की तैयारी होगी वैसे ही उसकी भी होगी। जिले स्तर पर जिलाधिकारी, फिर चार्ज स्तर पर तहसीलदार या सीईओ या ईओ, इन सब की ट्रेनिंग, और फिर एन्यूमरेटर सुपरवाइज़र फिर से तैनात होंगे उस पूरे कार्य के लिए। तो जो गतिविधियां अभी की जाएंगी, बस एक मैप जो पहले से बना रहेगा या ब्लॉक्स, एन्यूमरेशन ब्लॉक्स पहले से बने रहेंगे, तो वो निर्धारित अभी हो जाएगा मकान सूचीकरण के समय। लेकिन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण वगैरह उस जनसंख्या की गणना के हिसाब से होगा। इसके जो प्रश्न रहते हैं वो भी बिल्कुल अलग रहते हैं। वहाँ पर जैसे प्रश्न लिए जाते हैं, जब वो किसी घर में जाएंगे उनके मुखिया का नाम नोट करेंगे, फिर वो एक एक व्यक्ति के भी डिटेल्स लेंगे। अभी मकान सूचीकरण में सिर्फ इतना वो जानते हैं कि घर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो एक एक व्यक्ति के फिर डिटेल्स लेते हैं। और उन डिटेल्स में जिस प्रकार के डिटेल्स होते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं तो वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो रोजगार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो जैसे स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं और ऐसे कई और विकल्प हैं। कर रहे हैं तो साल में कितने महीने वो रोज़गार करते हैं, जो मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर के डेटा निकल करके आते हैं। फिर उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, करंट मैरिटल स्टेटस क्या है। फिर माइग्रेशन टेबल से एक बहुत इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है कि वो कहाँ से आए हैं, कब आए हैं और क्यों आए हैं। अगर वो प्रवासी हैं, कहीं से आए हुए हैं, तो वो भी पूरी गणना होती है। भाषा क्या है, धर्म क्या है, और इस बार चूंकि जाति की भी गणना होनी है तो जाति से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो इसके प्रश्नों का नोटिफिकेशन होना बाकी है सेकेंड स्टेज का। लेकिन जो मैंने बताया वो आपको 2011 के प्रश्नों के हिसाब से बताया। इसमें हो सकता है चेंजेस भी हों और नए जुड़े, पुराने कुछ कट जाएं। तो ये तभी हमें पता चल पाएंगे जब प्रश्न सारिणी रिलीज होगी, प्रकाशित होगी। बिल्कुल, और अभी इसमें कुछ समय भी है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो जो कहा गया था जनगणना के लिए कि जो हिमालयी राज्य है जहाँ पर बर्फबारी या विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर सितंबर में गणना होगी, जनगणना होगी। तो उत्तराखंड में भी कुछ हिस्सों में सितंबर में जनगणना होगी। जी, फरवरी 9 से 28 फरवरी जब मेन जनसंख्या वाली गणना होगी तो उस समय कई ऐसे क्षेत्र रहेंगे उत्तराखंड के जो आच्छादित बर्फ से हो जाते हैं। कहने का मतलब वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, सिर्फ बर्फ गिरना ही नहीं ज़रूरी है, लेकिन वो कट हो जाते हैं, बाकी हिस्सों से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो ऐसे में इनकी गणना सितंबर माह में होगी। उसके भी जो तिथियां होंगी वो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बताई जाएंगी आगे भविष्य में। लेकिन इसमें 131 गांव हैं हमारे प्रदेश में और 3 नगर हैं, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 3 नगर हैं जहां फिर उस समय या तो लोग रहते नहीं है या वो कट ऑफ पूरे हो जाते हैं। और 131 गांव है। किन किन जिलों के गांव हैं ये? 131? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, तो इन जगह पर है और इनकी गणना सितंबर में ही हो जाएगी। और एक और चीज़ है जो हमारे जो पर्वतीय ज़िले हैं जहाँ पर लोग पलायन करते हैं, जब वो वही मौसम ख़राब होता है तो ऊंचे के इलाकों से निचले इलाकों में आते हैं। तो मकानों की गणना के समय में भी और जनगणना के समय में भी इस बात को किस तरह से देखा जाएगा? मकानों की गणना तो चूंकि अभी होगी, ग्रीष्म काल में होगी, तो उस समय तो वो नीचे ही पाए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी उन एरियाज़ में भी जहाँ वो एक तो चाहे वो गाँव आबाद हो चाहे गैर आबाद हो, स्ट्रक्चर्स अगर हैं इंसानों के द्वारा बनाए गए तो गणना तो वहाँ होनी होती है। तो अभी भी वहाँ पर जाएंगे और जो जहाँ पर उस समय पाया जाएगा, जो घरों पे लोग पाए जाएंगे उनकी गणना हो जाएगी। सितंबर में फिर इन इलाकों की गणना हो जाएगी, जनसंख्या की गणना। फरवरी में जब ये नीचे उतर आते हैं और तब हमारे प्रगणक वहाँ पर जाएंगे तो ऐसे इलाके चिन्हित हैं कि ये लोग कहाँ पर जाते हैं ज़्यादातर संख्या में, इनके गाँव वो चिन्हित होते हैं, तय होते हैं। तो वहाँ पर प्रगणक पहले ही जाते हुए सबसे पहला सवाल, किसी भी घर में जाएंगे तो वो प्रश्न यही पूछेंगे कि क्या आपकी गणना पहले हो गई थी सितंबर माह में। अगर कोई घर के मुखिया या कोई भी व्यक्ति ये जवाब देते हैं कि हमारी गणना हो गई थी तो फिर उस घर की आगे गणना नहीं की जाएगी। जी, और अभी आपकी बातों से ही एक बात ये भी है कि बहुत सारे गांव हमारे यहाँ हैं जहाँ पर घरों में ताले लटके हुए हैं, जिन्हें हम कई बार घोस्ट विलेजेस भी कह देते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर की गणना जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद हैं, उनकी गणना होगी, वो उसमें उन्हें शामिल किया जाएगा। जी, देखिए मैप तो बनेगा, लेकिन अगर घर पे कोई नहीं है तो फिर मकान सूचीकरण में फिर उसकी स्थिति नहीं पता की जा सकती। अगर कोई भी नहीं है, पूरे 1 माह के पीरियड में कोई भी नहीं उस घर में मिला, तो मकान सूचीकरण में ये नहीं पॉसिबल है कि उसकी गणना की जा सके। और जब जनगणना भी होगी, जनसंख्या की गणना फरवरी माह में होगी या जो हिमाच्छादित क्षेत्रों की सितंबर में भी होगी, तो फरवरी में 9 से 28 फरवरी अगर वहाँ पर लोग हैं तब तो गणना हो जाएगी। परिवार का कोई तो वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में बताने के लिए। अगर परिवार का कोई भी उपलब्ध नहीं है अन्य सदस्यों के बारे में बताने के लिए तो फिर उनकी गणना नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर परिवार के कोई हैं जो ये पूरी जानकारी दे सकते हैं, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, इन सबसे संबंधित, तो फिर उन लोगों की गणना हो जाएगी। तो इसमें सार में यही है कि 9 से 28 फरवरी जो जहाँ रहेगा उसकी गणना हो जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि जो जनगणना के आंकड़े होते हैं ये बहुत सारी शैक्षिक, सामाजिक स्थितियों को समझने में मदद करते हैं और इससे फिर भविष्य में योजनाएं भी बनाने में योजनाओं की नींव है बेसिकली ये आंकड़े। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिना इन आंकड़ों के योजनाएं नहीं बन सकती हैं। मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगी, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में जब ये स्कीम डिज़ाइन हुई थी तो पता था कि किस गांव में, किस नगर में कितने लोगों के पास शौचालय है। ये 2011 के ही सेंसस के आंकड़ों से पता था। जल जीवन मिशन जब लॉन्च हुआ तो उस समय भी पूरी सटीक जानकारी थी कि किन गाँव में कितने घरों में पाइप से पानी आता है, किन घरों में नहीं आता है, नगरों की क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से जल जीवन मिशन भी पूरी तरह से इन्हीं आंकड़ों पर। उज्ज्वला योजना जो रसोई गैस सिलेंडर का वितरण हुआ, फिर बिजली जो घर घर पहुंचाने की योजना चली तो वो भी इसी तरीके से चली कि कितने घरों में बिजली है, कितने घरों में नहीं है। फिर कोई भी योजना हम ले लें,
सड़क, इवन सड़क भी जो जाती है, हम ही लोग जब गांव के और नगरों के डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक का हम प्रकाशन करते हैं, हमारा विभाग करता है, उसी में ये स्थिति पता चलती है कि वहाँ सड़क है नहीं है। तो इस प्रकार से समस्त जो स्कीम्स विकास की आप देखेंगे आगे 10 सालों में, वो इन्हीं आंकड़ों पर निर्धारित होंगी। रोजगार के आंकड़े मिलते हैं, तो इसलिए रोजगार किस प्रकार से देना है, कैसे देना है, तो ये सब सारी चीज़ें यहीं से मिलती है। शिक्षा का, लिटरेसी रेट का आंकड़ा यहीं से मिलता है। तो कुछ भी हमें विकास का करना है तो यहीं से शुरुआत होती है। पर एक और बात कही जाती है कि जब जनगणना शुरू होती है या मकानों की गणना शुरू होती है तो प्रशासनिक सीमाएं किसी भी जगह की सील कर दी जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक सारणी बनी होती है, हर गांव के नंबर होते हैं, हर शहर के नंबर होते हैं। तो अगर बीच में इन पे फेरबदल होगा तो वो नंबर्स बहुत उलटफेर उनमें होने लग जाएगी। इसीलिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से ये के निर्देश दिए गए थे भारत सरकार द्वारा कि 31 दिसंबर 2025 के बाद प्रशासनिक सीमाओं में कोई फेरबदल ना करें, ताकि जिन भी चाहे गांव है चाहे ग्राम है, उनके जो नंबर पड़ गए उनमें कोई चेंज ना हो। अभी जैसे 4-5 गांव अगर किसी पालिका में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो नंबर जो चले आ रहे हैं उनमें बिल्कुल ही उलटफेर हो जाएगी, फिर हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये निर्देश रहते हैं कि फिर कोई 31 दिसंबर तक ही जो करने हैं वो फेरबदल कर लीजिए और उसके बाद मार्च 2027 तक कोई फेरबदल ना की जाए। बिल्कुल। और इस बार की जनगणना देखा जाए तो डिजिटल जनगणना भी है, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल वेबसाइट्स और ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। और क्या लोग भी इन आंकड़ों को एक्सेस कर पाएंगे, देख सकेंगे? ये जब प्रकाशन होगा तब तो वो देख पाएंगे। और अभी जब जो पूरा ये कवायद होगी उसमें 4 प्रकार के ऐप या पोर्टल हैं। पहला है CMMS, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग पोर्टल। इसमें जब प्रगणक कितना % उनका काम हो गया ये तक हम देख सकते हैं, लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी जिनके यूज़र ID पासवर्ड बने हैं वही देख सकते हैं। तो पूरा मैनेजमेंट भी, ID कार्ड वितरण, सबकी तैनाती, सब कुछ इस पोर्टल के माध्यम से होगी। फिर जो प्रगणक जाएंगे तो वो HLO ऐप पे डेटा इकट्ठा करेंगे। जब स्वगणना कोई करेगा तो वो फिर पोर्टल पे स्वगणना करेगा। और जो मैप दिए जाएंगे प्रगणकों को, वो गूगल मैप, वो भी एक वेबसाइट है, वहाँ से ही हम उसको तैयार करके उनको देंगे। तो इस तरीके से 4 प्रकार के पोर्टल और ऐप इसमें शामिल हैं। और ये जो स्वगणना की बात आप बता रहे हैं, मकानों की गणना से ठीक पहले डिटेल भरी जा सकती हैं, क्या ये आबादी की जो जनसंख्या की गणना होगी वहाँ पर भी स्वगणना? जी बिल्कुल। जब भी 9 से 28 फरवरी आबादी की गणना होनी है, उसके ठीक 15 दिन पहले ये पोर्टल खुलेगा और जनगणना शुरू होने से पहले ये बंद हो जाएगा। तो 15 दिन का समय रहेगा लोगों के पास इसको भरने के लिए। जी। और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी जानकारियां हैं जो लोगों के पास होनी चाहिए, अगर आप वो जानकारियां, वो बातें साझा कर सकें हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, इसमें कोई भी ऐसी विशिष्ट जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे आसपास में हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी शिक्षा कहाँ तक है, जो भी व्यक्ति बता रहे हैं। जैसे परिवार के हर सदस्य हर वक्त घर पे मौजूद नहीं रह सकते, तो जो भी मौजूद रहेगा उसको ये पता होना चाहिए कि घर में कितने बच्चे हैं, वो कहाँ तक पढ़े हैं, और जो बड़े लोग हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, रोज़गार उनका किस प्रकार का है। और उसके अलावा जैसे एक और आंकड़ा रहता है फर्टिलिटी से संबंधित। अच्छा। जिसमें कि बच्चे कितने हैं, कोई अगर पहले स्टिल बॉर्न भी केसेस हैं तो वो सब भी नोट होते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का उसमें जानकारी होती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति उस समय ये चीज़ें बताएगा। और उसी के अलावा अपने घर की जानकारी सबको होती है, कमरे कितने हैं और खाना कैसे बन रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जब भी ये जानकारी दे रहा है तो उसको कम से कम अपने पारिवारिक सदस्यों से ये बातें पता करके रखनी है। और ये कोई बहुत ऐसी विशिष्ट बातें, बहुत डिटेल बातें नहीं है, एक सामान्य जानकारियां साझा जरूर करनी है। कोई जानकारी छिपाई भी नहीं जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। इसमें ईमानदारी से जानकारी देना ही सबसे बड़ा दायित्व है। स्वगणना तो एक है ही जिम्मेदारी, लेकिन ईमानदारी से जानकारी देना ये सभी का बहुत बड़ा दायित्व है कि ना कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बतानी है, ना कोई चीज़ घटा करके बतानी है। और इसमें ये भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि उनकी वो कोई जानकारी देंगे और ये कहीं पर साक्ष्य एडमिट हो जाएगा। ये मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब ये जनगणना होती है, 1948 में सेंसस एक्ट बना था, उसके तहत किसी भी कहीं भी पुलिस में, कोर्ट में या किसी अन्य विभाग में हम साक्ष्य की तरह यूज़ नहीं कर सकते जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है। RTI के भी बियॉन्ड है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने बता दिया और वो कहीं साक्ष्य में शामिल हो जाएगा। और ये सब कुछ एग्रीगेटेड लेवल पे होता है, जैसे स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है। तो ये तो पता रहेगा जैसे इस वार्ड में 50 बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, लेकिन ये नहीं पता रहेगा कि फॉर एग्जांपल शर्मा जी का या यादव जी का बच्चा ये इस घर से निकल करके स्कूल जाता है जी। तो ये जानकारी कभी किसी को नहीं मिल पाएगी। ये बिल्कुल आंकड़ों में बंद रहती है और ये स्टैटिस्टिकल ही तरीके से जारी होती है। तो ना कहीं इसका कोई साक्ष्य की मान्यता है, ना आरटीआई में इस जानकारी को कोई ले सकता है, ना आपने जो प्रगणक को जो भी बताया वो किसी से शेयर कर सकते हैं, वो भी बाधित है, उस पर भी पीनल प्रोविजंस है। तो वो भी किसी से शेयर नहीं कर सकते कि आपने क्या बताया है। तो इसलिए यहाँ ना बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत है, ना कुछ घटाने की ज़रूरत है, बिल्कुल ईमानदारी से जानकारी देने की ज़रूरत है। ये सिर्फ हमारे विकास के लिए ही कुछ आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और जितने अच्छे से हम जानकारी देंगे उतने ही अच्छे से कल को योजनाएं धरातल पे उतरेंगी। तो इसका यही मकसद है बस। जी बिल्कुल, ताकि ये स्पष्टता रहे जानकारी की और यही जानकारियां आगे चलकर विकास योजनाओं का आधार बनेंगी। जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे साथ ये जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, तो जो जानकारियाँ दी है इसमें एक जो बहुत अहम बात है स्वगणना का, ये हम खुद से भी स्वगणना के लिए ऐप हैं, डिजिटल टूल्स है जहाँ जाकर अपनी जानकारी साझा कर सकते हो और इससे कार्य आसान होगा हमारे लिए भी और विभाग के लिए भी। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।